आज हमारे शहर सचमुच भट्टी की तरह जल रहे हैं। हालत ये हो गई है कि यहाँ का तापमान अब मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों को भी पीछे छोड़ रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इसी भयंकर हीट वेव संकट को डिकोड करने वाले हैं। ये तुलना ही अपने आप में डरावनी है। सऊदी अरब और यूएई ऐसे देश जिन्हें हमेशा से भीषण गर्मी और रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन आज दिल्ली और अहमदाबाद जैसे हमारे अपने शहर उन देशों से भी ज्यादा तापमान दर्ज कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: भारत का हीट वेव संकट, प्रेशर कुकर इफेक्ट, कंक्रीट और कटे हुए पेड़ों का असर, शहरों के लिए स्मार्ट समाधान और आखिर में हम सब मिलकर क्या कदम उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत का ये हीट वेव संकट सिर्फ खराब मौसम का कोई दौर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा संकट है। अक्सर गर्मी को मौसम का एक हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन अप्रैल के महीने में अचानक से जब इतनी भीषण गर्मी पड़ती है तो शरीर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में ऐंठन और थकान तो बस शुरुआत है। सबसे खतरनाक है हीट स्ट्रोक। इसमें शरीर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि सीधे ऑर्गन शटडाउन यानी अंगों के काम करना बंद कर देने तक की नौबत आ जाती है। और इस गर्मी का असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, $126 बिलियन। अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ इस भीषण गर्मी के कारण शारीरिक श्रम करने वालों की काम करने की क्षमता इतनी गिर जाएगी कि हर साल जीडीपी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस नुकसान को थोड़ा और आसान भाषा में समझें। $126 बिलियन का ये सालाना नुकसान इतना विशाल है कि अगर इसे किसी तरह बचा लिया जाए तो उस बचे हुए पैसे से देश के पूरे केंद्रीय शिक्षा बजट को हर साल, जी हाँ, हर साल 2 गुना किया जा सकता है। सोचिए, इस गर्मी की कितनी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। शहरों और कारखानों से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चलें तो वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। भारत में हीट वेव ठीक उसी समय आती है जब गेहूं के दाने भर रहे होते हैं। अचानक बढ़ी इस गर्मी से दाने सिकुड़ जाते हैं, पैदावार में 15 से 25% तक की भारी गिरावट आ जाती है और ऊपर से खेतों में पानी देने यानी सिंचाई का खर्च अलग से बढ़ जाता है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए इसके पीछे के विज्ञान, प्रेशर कुकर इफेक्ट और हीट डोम को समझते हैं। मौसम विज्ञान में हीट वेव सिर्फ एक बहुत ज्यादा धूप वाले दिन का नाम नहीं है। IMD के मुताबिक ये एक मापी जाने वाली स्थिति है। अगर मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री, पहाड़ी इलाकों में 35 डिग्री और तटीय इलाकों में 37 डिग्री को पार कर जाए या फिर सामान्य तापमान से 5 डिग्री ज्यादा हो जाए, तभी उसे आधिकारिक तौर पर हीट वेव माना जाता है। इसे प्रेशर कुकर इफेक्ट कहना बिल्कुल सही होगा। होता यह है कि वातावरण में एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है जो बिल्कुल एक ढक्कन की तरह काम करता है। गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती और नीचे ही फंस कर रह जाती है। ना तो बादल बन पाते हैं और ना ही बारिश होती है। नतीजा, पूरे शहर के ऊपर एक दम घोटू रुका हुआ गर्मी का बुलबुला बन जाता है। इसे एक कंप्यूटर के उदाहरण से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। जब कोई कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे ठीक से काम करने के लिए लिक्विड कूलिंग या थर्मल पेस्ट चाहिए होता है। बिल्कुल इसी तरह अप्रैल में जब अचानक तापमान बढ़ता है तो शरीर को इस नए माहौल के अनुकूल होने के लिए समय और भरपूर हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अगर ऐसा ना हो तो शरीर का सिस्टम भी ओवरहीट होने लगता है। अब बात करते हैं कि कैसे हमारे शहर खुद इस प्राकृतिक गर्मी को और भी भयानक बना रहे हैं, कंक्रीट और कटे हुए पेड़ों के जरिए। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को समझना हो तो मुंबई का ये उदाहरण सबसे सटीक है। एक तरफ आरे का जंगल है जहां पेड़ों की घनी छांव से प्राकृतिक कूलिंग होती है और तापमान नियंत्रण में रहता है, और इसके ठीक उलट मुंबई एयरपोर्ट का रनवे है, कंक्रीट का एक बहुत बड़ा मैदान। ये कंक्रीट दिन भर सूरज की आग सोखता है और रात में भी शहर को ठंडा नहीं होने देता। और हम इस समस्या को और कैसे बढ़ा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सालों पुराने छांव देने वाले पेड़ों को काटकर। मुंबई में सिर्फ एक फ्लाईओवर के लिए 700 पेड़ काट दिए गए, पुणे में 523 और नासिक में तो 250 साल पुराने बरगद के पेड़ों तक को नहीं बख्शा गया। जो पेड़ हमें इस गर्मी से बचा सकते थे वे ही अब नहीं रहे। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। अब देखते हैं शहरों के लिए कुछ ऐसे स्मार्ट और कारगर उपाय जिनसे इस बढ़ती गर्मी को मात दी जा सकती है। आजकल हमारे शहरों में पश्चिमी देशों की नकल करते हुए बड़ी बड़ी कांच की इमारतें बनाने का चलन बढ़ गया है, लेकिन हमारी जलवायु में ये कांच सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सिर्फ आसपास की गर्मी बढ़ाता है। इसके बजाय सिंगापुर का मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है। वहाँ जगह की कमी होने के बावजूद पूरी इमारतों को ही वर्टिकल गार्डन्स में बदल दिया गया है, जो बहुत ही टिकाऊ और असरदार समाधान है। एक और बहुत ही आसान और सफल तरीका है व्हाइट कूल रूफटॉप, जिसे चेन्नई और गुजरात में सफलतापूर्वक आजमाया गया है। इसमें छतों को बस सफेद रंग से पेंट कर दिया जाता है। ये सफेद रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे घर के अंदर का तापमान बड़े आराम से लगभग 1.5 डिग्री तक कम हो जाता है, वो भी बिना किसी भारी खर्च के। तो अंत में अहम सवाल यही है कि हालात सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
सरकारों को 2 मोर्चों पर काम करना होगा। तुरंत राहत के लिए सार्वजनिक जगहों पर छांव की व्यवस्था करना, ORS बांटना और स्कूलों की टाइमिंग बदलना जरूरी है। लेकिन लंबी अवधि के लिए शहरों की हीट आइलैंड मैपिंग करना, सोलर छतों को बढ़ावा देना और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना बिल्कुल अनिवार्य है। हम खुद भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। विदेशी पौधों की जगह हमें अपनी जलवायु वाले स्थानीय पौधे लगाने चाहिए। सड़कों के डिवाइडर पर बोगनवेलिया, मोगरा और चमेली जैसे पौधे लगाए जा सकते हैं और छतों को ठंडा रखने के लिए पुदीना और लेमन ग्रास से रूफटॉप गार्डन तैयार किए जा सकते हैं। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और शहर भी ठंडे रहेंगे। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 217 टन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये 217 टन दरअसल एक अकेले आम के पेड़ द्वारा अपने पूरे जीवन काल में दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। इसके साथ ही वो 81 टन कार्बन भी सोखता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका कूलिंग इफेक्ट उतना ही है जितना 5 एयर कंडीशनर को लगातार 1000 घंटों तक चलाने से मिलता है। ये वाकई कुदरत का अपना एयर कंडीशनर है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस यही सोचने वाली बात है, क्या हर साल बस इसी बात की शिकायत होती रहेगी कि गर्मी असहनीय हो गई है और शहर रहने लायक नहीं बचे? या फिर सच में आम की गुठलियां मिट्टी में बोना शुरू किया जाएगा ताकि आने वाले कल के लिए एक ठंडे भविष्य की नींव रखी जा सके? बदलाव कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा।